हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग पौधों में जन्म चैप्टर से पढ़ रहे थे। ये पौधों में जन्म में लैंगिक अलैंगिक जन्म के बारे में। आज हम लोग लैंगिक जन्म के बारे में जानेंगे कि लैंगिक जन्म होता क्या है। हम जानते हैं सामान्यतः एक जो सामान्य पुष्प होता है उसके निम्नलिखित भाग होते हैं। एक होता है, पहला भाग जो है बाह्य दल होता है, दूसरा दल होता है, तीसरा पुंकेसर होता है, चौथा स्त्री केसर होता है। तो हमने बताया कि बाह्य दल जो होता है ये सामान्य तौर पर हरे होते हैं। कली की अवस्था में ये पुष्प की भीतरी अंगों की सुरक्षा करते हैं। दल जो है, दल पुष्प के सबसे आकर्षक भाग होते हैं, प्रायः रंगीन होते हैं। विभिन्न पौधों के पुष्प में दलों की संख्या भी अलग अलग होती है। पुंकेसर क्या होता है? पुष्प के भीतर धागे तंतु जैसी कई रचनाएं दिखाई देती हैं। इन रचनाओं को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का ऊपरी सिरा खुला होता है, इसे परागकोश कहते हैं। स्त्री केसर क्या है? यह पुष्प का मादा भाग होता है तथा मध्य में स्थित होता है। इसके भी तीन भाग होते हैं। नीचे का खुला हुआ भाग अंडाशय, अंडाशय से लगी नली जैसी संरचना वर्तिका और वर्तिकाल के अग्र भाग पर खुली हुई रचना वर्तिकाल कहलाती है। अब इसमें हम देखें परागकण, स्वपरागण, परपरागण, इसके बारे में जाने। परागकण क्या है, स्वपरागण क्या है, परपरागण क्या है, हम इसके बारे में भी जाने। परागण के बारे में पहले जाने। तितलियों तथा मधुमक्खियों को आपने फूलों के आसपास मंडराते हुए सामान्यतः सभी लोगों ने देखा होगा कि अक्सर तितलियां जो है, मधुमक्खियां जो है, वह फूलों के आसपास मंडराती रहती हैं। दरअसल ये क्यों मंडराती है? इसका कारण यह है कि शहद चूसने के लिए ये फूलों पर बैठती हैं। ये जो तितलियां हैं या मधुमक्खियां हैं, ये शहद चूसने के लिए फूलों पर बैठती हैं। तो फूलों के परागकण इनके पैरों तथा पंखों में चिपक जाते हैं। जब तितलियां फूलों पर बैठती हैं तो उनके परागकण जो हैं इनके पैरों या पंखों में चिपक जाते हैं। और जब चिपक जाएंगे तो क्या होगा? फूलों के परागकण जब चिपकेंगे तो परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की ये जो क्रिया है यही परागण कहलाती है। जो परागकण जो है वह परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक जो पहुंचता है, ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? परागण होता है। ये मधुमक्खी के द्वारा, तितली के द्वारा एक पुष्प या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जो पहुंचते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। अब हम स्वपरागण के बारे में जानेंगे। जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर, जब परागकण जो है अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ये जो क्रिया है ये कौन सी क्रिया कहलाती है? स्वपरागण। माने जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ये जो क्रिया है ये क्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। परपरागण क्या है? यदि किसी पुष्प के परागकण निकलकर उसी जात के अन्य पौधे के पुष्पों की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। माने यदि किसी पुष्प, जैसे गुड़हल का पुष्प है और उसी जात का कोई और पुष्प हो, गुड़हल जिस जात का पौधा है उसी जात कोई और पुष्प पौधा हो, उसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। ठीक, तो यह जो क्रिया है इस क्रिया क्या करते हैं? परपरागण। माने उसी जात के अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर जो पहुंचेगा परागकण, यह जो प्रक्रिया है परपरागण है। हमने पौधे के, सामान्य पौधे के विभिन्न भागों के बारे में जाना, परपरागण के बारे में जाना, स्वपरागण के बारे में जाना, ठीक, और परागण के बारे में जाना। परागकणों का अंकुरण तथा निषेचन, बीजों का प्रकीर्णन। आप जानते हो कि विभिन्न पौधों के जो बीज होते हैं उनका जो फैलाव होता है, प्रकीर्णन होता है, वह पक्षियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, जानवरों के द्वारा उसको खाया जाता है। और वह जहाँ पे भी पक्षी ब्रीड करते हैं, जहाँ पे ब्रीड करते हैं वहाँ पे जब वो गिरता है तो
वह पानी और मिट्टी के संपर्क में आकर अंकुरित हो जाता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाता है। कुछ ऐसे भी पुष्प हैं जिनमें रोए होते हैं, और वो रोए के कारण हवा में जो इतने हल्के बीज होते हैं, हवा के माध्यम से उड़ते हुए दूर दूर तक चले जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं, जैसे नारियल का पौधा है, वह पानी के नदियों के नजदीक या समुद्र के नजदीक होता है। वह जल के माध्यम से बहते बहते जब कहीं किनारे मिट्टी के संपर्क में आता है तो वहाँ पे पौधा उग जाता है। तो इस प्रकार बीजों का प्रकीर्णन भी होता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, ओके।